प्रिय छात्रों, आज आधुनिक भारत के इतिहास के तहत जो हमारा फर्स्ट पेपर चलता है बीए पार्ट थर्ड में, उसी के तहत हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये कि ब्रिटिश भारत जो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे और शुरुआती दौर में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में वो पदार्पण करते हैं और उसके बाद किस प्रकार वो राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने स्वार्थ देखे हैं, कुछ यहाँ के लोगों की कुछ पीड़ाएं देखी है। तो सब चीज़ों को देखकर उनको लगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन यहाँ देना आवश्यक है। तो हम जो ब्रिटिश भारत में शिक्षा का जो विकास होता है उसको बहुत क्रम से पढ़ने वाले हैं कि उनका विकास कैसे कैसे और उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, उसके समय कौन सी आयोग आए थे समय समय पर, उसके माध्यम से देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बारे में देखेंगे। महिलाओं का स्थान किस प्रकार रहा था, कब महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षा को प्रायोरिटी दी गई थी, वो सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा का जो उद्भव था तो उसको हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य हम यहाँ कह सकते हैं वो ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। देखो, इन लोगों का मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि वो लोग भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। अंग्रेजों ने लोगों को शिक्षित कर चेतना लाने के मूल उद्देश्य से कोई प्रयास नहीं किया है कि वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को जागृत करेंगे और वो लोग उठ खड़े हों और हमारे खिलाफ ही कुछ आंदोलन करें, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसके अलावा शिक्षा का विकास केवल अंग्रेज थे उनके प्रयासों से ही संभव नहीं हुआ था, अपितु ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की थी। इसके अलावा कुछ विकासशील भारतीय विद्वान थे, उन लोगों ने भी शिक्षा में ऐतिहासिक योगदान कहीं ना कहीं देते हैं। अंग्रेज जो थे वो लोक हितैषी उद्देश्यों से प्रेरित बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी प्रयास किए वे सभी उनके साम्राज्य के हित में ही माने जाते थे। वास्तव में शिक्षा ने साम्राज्यवाद को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि साम्राज्यवाद को सुदृढ़ बनाने में अंग्रेजी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान हम यहाँ कह सकते हैं। पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का और भी उद्देश्य था, वो था कि निचले स्तर पर कम खर्चीला प्रशासन लागू करना और बड़े स्तर पर राजनीतिक विस्तार के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था का भी विस्तार वो लोग करना चाहते थे, जिससे निम्न स्तर पर कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस हुई और इंग्लैंड से लोगों को लाकर कार्य में लगाना बहुत महंगा तथा राजनीतिक दृष्टि से सलाहपूर्ण नहीं था। अतः अंग्रेजों के लिए भारतीय मूल से लोगों को नियुक्त करना और उन्हें थोड़ी सी शिक्षा तथा सामान्य कार्य ज्ञान कराकर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश नीति की जो शिक्षा पद्धति थी वो इस पर आधारित थी कि भारतीयों को दिया गया पश्चिमी ज्ञान अंग्रेजों के लिए कई तरह से सहायक सिद्ध होगा। पश्चिमी शिक्षा जो थी वो प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण को समाप्त करके भारतीयों में सहयोगी दृष्टिकोण बढ़ाएगी। शिक्षित भारतीय जो थे वो भारत में ब्रिटिश सामानों के लिए बाजार बढ़ाने में मदद करेंगे और इससे एक ऐसा वर्ग जन्म लेगा जो दृष्टिकोण, भावना आदि में अंग्रेज होंगे और शासकों तथा जनता के बीच एक कड़ी का कार्य करेंगे। एक और उद्देश्य इसमें कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो एक आंग्लीकरण की भावना जो थी उससे भी कहीं ना कहीं वो लोग प्रेरित थे और ये कुछ अंग्रेजों के दृष्टिकोण से ही प्रमाणित होता है, क्योंकि अंग्रेजी संस्कृति और बौद्धिक संप्रभुता स्थापित करने की भावना से भी प्रेरित यहाँ पे मान सकते हैं। तो ये एक उद्भव या उनका उद्देश्य जो चीज थी ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास का, उसके बारे में आपको हमने थोड़ा सा बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड में
कि इसका विकास होता है धीरे धीरे करके, उसकी भूमिका के बारे में हम जाएंगे। इसमें देखते हैं भारत में ब्रिटिश शिक्षा का जो विकास होता है, इसमें हम देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक था। प्रारंभ में उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि भारत के आधुनिकीकरण के बिना ब्रिटिश हितों की सुरक्षा पूरी तरह से नहीं हो सकती थी। भारत में प्रारंभ में निजी शैक्षणिक संस्थाएं बहुत ज्यादा थी तथा यह संस्थाएं अनुदान से चलती थी। हिंदू और मुसलमानों के लिए शिक्षण संस्थाओं में पंडित और मौलवी विद्या अध्ययन कराते थे और इस समय प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक थी और उच्च शिक्षा प्रधानतः दार्शनिक और साहित्यिक और धार्मिक रखी गई थी। तो ये एक ढांचा था उस समय। अंग्रेजों की शिक्षा नीति लागू करने से पहले हिंदू में जहां पंडितों का बोलबाला था, वही मुसलमानों में मौलवी का था और वही विद्या अध्ययन करवाते थे। यद्यपि सरकारी स्तर पर कंपनी ने शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास नहीं किए, परंतु उसी समय कुछ उदार और विवेकशील अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों ने उस दिशा में प्रयास किए थे। कुछ उत्साही भारतीयों ने भी शिक्षा में अपना योगदान दिया था। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी करना है। ये चीज हमने आपको बहुत ब्रीफली बताई है। तो ये एक हम भूमिका के रूप में देख सकते हैं अंग्रेजों की। उसके बाद जो शिक्षा का विकास होता है वो हम मान सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के समय शिक्षा, क्योंकि यहां पे ही इसका हम शुरुआती दौर यहां हम देख सकते हैं। पहली बार भारतीय विद्या के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया वारेन हेस्टिंग्स ने। उन्होंने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की, और वो भी किस लिए? इस्लामी धर्म के साहित्य अध्ययन के लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय मदरसे की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1781 कलकत्ता में की गई थी। उद्देश्य था इस्लाम धर्म के साहित्य का अध्ययन करें, लोग समझे। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे थे, उसके साथ मिलकर ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के लिए व्यवस्थित अध्ययन के प्रयास किए गए। इस संस्था द्वारा एशियाटिक रिसर्चेस पत्रिका प्रकाशित भी की गई। तो यहां पे आपको याद रखना है, पहली बार मदरसे की स्थापना प्रयास किए गए हैं 1781 में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसका व्यवस्थित अध्ययन किस प्रकार किया जाए, वो सारी चीजें इस सोसाइटी के माध्यम से दी जाए। बाद में सर विल्किंसन द्वारा भगवत गीता पहला अनुवादित ग्रंथ माना जाता है, जो 1784 में अंग्रेजी में हुआ, क्योंकि भगवत गीता संस्कृत में लिखा हुआ था और पहली बार उसको अंग्रेजी में लिखने का काम विल्किंसन ने किया। 1787 ईस्वी में विल्किंसन ने हितोपदेश का भी अनुवाद वो करता है। 1789 विलियम जोन्स और गेटे के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। बाद में गीत गोविंद का अनुवाद किया जाता है और 1776 में मनु स्मृति का संस्कृत से अंग्रेजी में एक कोड ऑफ सेंट लॉज नाम से अनुवाद किया जाता है। यह पहला अनुवादित ग्रंथ माना जाता है। तो ये 1776 का है और हम पहली बार बता रहे हैं, ये भगवत गीता नहीं है पहला अनुवादित ग्रंथ। यहां पे हम मनुस्मृति का संस्कृत से अंग्रेजी में कोड ऑफ सेंट लॉज के नाम से जो था 1776 में, इसको पहला अनुवादित ग्रंथ माना जाता है। 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज ब्रिटिश रेजिडेंट डंकन, जो जोनाथन डंकन था, उनके साथ मिलकर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था हिंदू कानून, साहित्य और दर्शन के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1799 ईस्वी में विलियम कैरी, वार्ड और मार्समैन, इसको हम सीतारामपुर त्रयी के नाम से बोलते हैं, बहुत फेमस है ये कलकत्ता में।
इन ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया था और इन्होंने एड्रेस टू हिंदूज एंड मुस्लिम नामक पुस्तक भी प्रकाशित की थी श्रीरामपुर ट्राइब में। श्रीरामपुर पश्चिमी बंगाल में स्थित है, तो वहां पे इन तीनों ने काम किया और एक किताब निकाली जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्मों को निंदा की जाती है, और इस कारण मिंटो ने इन्हें बंदी बनाकर ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार पर रोक लगा दी थी। तो ये एक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है कि किस प्रकार मदरसे की स्थापना होती है वह हेस्टिंग्स के समय, और फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद बड़े स्तर पे इसी समय अनुवाद होता है अंग्रेजी में, चाहे भगवत गीता हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, हितोपदेश हो, गीत गोविंद हो या मनुस्मृति हो, सबका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। तो ये सब चीजें वारेन हेस्टिंग्स के समय हम मान सकते हैं। उसके बाद एक देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक्ट आता है 1813 ईस्वी का एक्ट आता है। तो उसके तहत शिक्षा पर कहीं न कहीं खर्च किया जाता है, एक प्रावधान रखा जाता है उसमें एक्ट के माध्यम से कि साहित्य में सुधार और विकास एवं भारतीय लोगों में विज्ञान विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान किया जाएगा। तो शिक्षा के माध्यम से 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो भी काफी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कंपनी ने अगले 10 साल तक यानी कि 1823 ईस्वी तक कोई उत्सुकता नहीं दिखाई शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ स्कूल व कॉलेज प्रारंभ किए थे और 1823 ईस्वी तक अनुदान का इसके मूल उद्देश्य हेतु उपयोग भी कहीं न कहीं किया जाता है। और इसी वर्ष फोर्ट विलियम की अध्यक्षता में एक सामान्य समिति का गठन किया जाता है जिसे समय समय पर सरकार को सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था, जिससे कि लोगों में विज्ञान, यूरोपीय कला और नैतिक सुधार के साथ साथ महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा सके। आगे हम देखते हैं कि 1835 ईस्वी में वास्तविक शिक्षा का प्रारंभ होता है और ये आगे आता है मेघालय योजना 1835 ईस्वी। तो इसमें ही आंग्ल प्राच्य विवाद का भी एक प्रादुर्भाव होता है कि मेघालय योजना क्या थी, उसको यहाँ पे थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि इस व्यवस्था में एक नई शिक्षा पद्धति दी गई थी जो पश्चिमी ज्ञान, पश्चिमी कला और साहित्य के अंग्रेजी माध्यम से प्रसार पर आधारित थी। और इसी वर्ष मेघालय प्रस्ताव को लॉर्ड बेंटिंग ने अपने निर्णय में शामिल कर लिया था, क्योंकि बेंटिंग का जो प्रस्ताव था भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक युग बनाने वाला माना जाता था। इसने किसी भारतीय संस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं दिया था, बल्कि इसने इस संस्थाओं के छात्रों को सहायता देने के व्यवहार का समाप्त करने का निर्णय लिया था और रूढ़िवादी सामग्री का सरकारी खर्चे पर प्रकाशन बंद कर दिया गया था। और इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि सभी कोष भारतीय जनता को अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान अंग्रेजी भाषा माध्यम के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का रखा गया था और इसी मेघालय शिक्षा पद्धति में ये दो चीजें निकल के आती है कि माध्यम अंग्रेजी रखा गया था और इसमें ही कहा गया था कि कुछ भारतीयों को यहाँ शिक्षित किया जाए, जिसे एक ऐसा बाबू वर्ग तैयार किया जाए जिससे अंग्रेजी हितों की रक्षा हो सके, क्योंकि बड़े स्तर पर अंग्रेज यहाँ पे ऐसे लोगों को नहीं रख सकता है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे तैयार किया जाए जो कहीं ना कहीं सोच में तो अंग्रेज हो लेकिन काम अगर यहाँ कर रहे हैं तो उसमें भारतीय हो रंग में। तो ये सब चीजें मेघालय योजना के तहत रखी गई थी। उसके बाद देखते हैं कि सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था और उसके भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक बृहद योजना बनाई गई थी, जिसमें शिक्षा सरकारी साधनों द्वारा तथा जो पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष हो तथा शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, परंतु उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही यहाँ रखा जाता है।
संस्कृत एवं अरबी की शिक्षा के लिए वर्तमान संस्थाओं को बनाए रखा गया था। निजी शैक्षणिक संस्थाओं को प्रोत्साहित तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था और इसे भारतीय शिक्षा का कहीं न कहीं मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। शिक्षा के प्रशासन के लिए लोक शिक्षा विभाग 1857 ईस्वी की स्थापना की जाती है तथा शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक प्रांत में एक विभाग भी खोला जाता है और इसका परिणाम ये हुआ, चार्ल्स वुड जो डिस्पैच आया था उसके बाद, कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय यहाँ पे खोले जाते हैं 1857 ईस्वी में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उसके बाद आता है हंटर कमीशन। उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन रहता है। तो ये 1882-83 की घटना है। इसका भी उद्देश्य था कि 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसका मूल्यांकन करने हेतु तथा इस आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर बल दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्या है? प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा तथा सुधार एवं विकास पर यहां बल दिया गया। हाई स्कूल स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो, व्यापारिक व्यावसायिक शिक्षा एवं साहित्यिक शिक्षा, यानी कि कुल मिला के शारीरिक एवं बौद्धिक शिक्षा हाई स्कूल स्तर पर यहाँ पे देने का इसमें प्रावधान रखा जाता है। स्थानीय शिक्षा का नियंत्रण जिला एवं नगर बोर्डों को सौंपा गया है। लोकल स्तर पे लोकल बॉडीज जो थी उनको सौंपा गया स्थानीय शिक्षा का नेतृत्व। इस कमीशन के बाद ही 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय तथा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। तो ये था हंटर कमीशन। उसके बाद हम देखते हैं रेले कमीशन 1902। लॉर्ड कर्जन ने मेघालय शिक्षा पद्धति की आलोचना की थी। लॉर्ड कर्जन 1799 से 1805 वायसराय रहा था भारत में। तो उसने मेघालय शिक्षा पद्धति की आलोचना की थी और उसकी शिक्षा में परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था, जबकि शैक्षणिक उद्देश्य बहुत ही आंशिक इसका मान सकते हैं। क्योंकि लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा पद्धति पर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और शिक्षा विभाग में उसने केंद्रीकरण की नीति का अनुसरण किया तथा 1902 ईस्वी में इसलिए वो विश्वविद्यालय स्तर जो दशा थी भारतीय विश्वविद्यालयों की, उनका पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करता है और उसी परिप्रेक्ष्य में 1902 में रेले कमीशन का गठन किया जाता है। यह हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना पर अंकुश लगाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और इसके लिए 1901 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन भी हुआ, जिसमें यह विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग में 2 सदस्य भारतीयों को रखा गया, जिसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी 2 भारतीय सदस्य पहली बार इसमें रखे जाते हैं। इसमें विश्वविद्यालयों पर जो आधिपत्य और मुख्यतः प्रशासनिक इकाइयों पर संख्या घटा दी जाती है, पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ये था रेले कमीशन जो विश्वविद्यालय सुधार के लिए था और कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की बढ़ती भावनाओं को अंकुश रखने के लिए ये सब उसने यहां किया जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इस एक्ट से विश्वविद्यालय की प्रबंधन संस्थाओं का पुनर्निर्माण किया गया। विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया गया कि वे अध्यापन तथा शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करें, प्रयोगशालाएं एवं पुस्तकालय स्थापित करें, सरकार को सीनेट द्वारा प्रस्तावित विषयों पर निषेध, जिसे हम वीटो बोलते हैं, लगाने का अधिकार दिया गया। विश्वविद्यालयों को क्षेत्रीय निर्धारित जो सीमाएं हैं निर्धारित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को यहाँ दिया जाता है और इसका परिणाम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का ही निकलता है कि कर्जन ने कृषि शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के विकास के लिए कुछ प्रयत्न किए। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही जमशेदजी टाटा ने बेंगलोर में विज्ञान संस्थान के लिए पर्याप्त धन दिया, ऐसा यहाँ हम कह सकते हैं। तो ये था कुछ रेले कमीशन 1902 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904।
उसके बाद देखते हैं कि 1910 में शिक्षा का जो नियंत्रण है भारत सरकार के गृह विभाग से नए स्थापित शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता है और 21 फरवरी 1913 को पारित एक प्रस्ताव में सर हर्बर्ट बटलर को गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम सदस्य बनाया गया है और उसने आवासीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी कहीं न कहीं सुझाव वो देता है। अब हम पढ़ेंगे सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 और 19 के विषय में मानते हैं। इसमें देखते हैं कि भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में जांच करने के उद्देश्य से एस सैडलर की अध्यक्षता में एक कमीशन का नियुक्ति होती है और इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि किस तरह विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उसके कारण कर्मचारियों की कमी और निर्देश तथा तरीकों का अस्त व्यस्त रूप एवं अध्यापकों को कम वेतन दिया गया, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन असंतोषजनक एवं निष्क्रिय हो गया था। इस हेतु सैडलर आयोग ने सुझाव दिया कि शैक्षणिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप हो, स्नातक की शिक्षा त्रिवर्षीय तथा ऑनर्स पाठ्यक्रम का आधारित हो, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए और हाई स्कूल तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाए। तो प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक कुलपति का प्रावधान भी यहाँ पे हो। तो इसमें सब वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आज भी हम फॉलो करते हैं। तो देखो ऑनर्स पाठ्यक्रम है, त्रिवर्षीय सुझाव भी है इसमें, हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो भारतीय भाषाओं में रखने का प्रावधान यहाँ किया गया है और कुलपति की नियुक्ति का प्रावधान भी विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पे इसमें रखा गया है। इस आयोग का ये परिणाम निकला कि शिक्षा उसके बाद एक प्रांतीय विषय बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांत का विषय हो जाता है अब शिक्षा और विश्वविद्यालयों का संचालन प्रांतीय सरकारों ने ले लिया। इसी कड़ी में 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ये मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से शुरू होता है। 1916 ईस्वी में पूना में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित होता है और मैसूर, पटना, अलीगढ़, ढाका और उस्मानिया विश्वविद्यालय भी अस्तित्व में कहीं न कहीं आते हैं। तो ये था सैडलर आयोग। उसके बाद हार्टोग समिति 1929 आती है और ये प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर देती है। ग्रामीण विद्यार्थियों को वर्नाक्युलर मिडिल स्तर पर रोक दिया जाए, अर्थात उनके कॉलेज प्रवेश पर रोक लगाई जाए और इसके बदले उन्हें व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से के लिए बाद में उनको शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए, जैसे इंटरमीडिएट वो पास कर लेते हैं। तो ये था आपका हार्टोग जो सुझाव दिए गए थे। उसके बाद देखते हैं कि बेसिक और बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध है और इसके जन्मदाता महात्मा गांधी को माना जाता है और उसका तो मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षा का स्वावलंबन हर स्तर पर हो। इसका उल्लेख वो 1937 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका में भी करता है और इस जो प्रारूप था इसका प्रोडक्ट जाकिर हुसैन तैयार करता है। इसमें प्रावधान रखे गए थे इस बुनियादी शिक्षा में कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो। विद्यार्थियों की अभिरुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। अब ये योजना अच्छी थी परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, तो ये अधूरी रह गई थी। अंत में हम देखते हैं कि सार्जेंट योजना आती है 1944। ये भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे सर सार्जेंट, क्योंकि 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में शिक्षा विकास की समस्या पर ध्यान दिया गया था और इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो भारत सरकार के शैक्षणिक सलाहकार माने जाते थे सार्जेंट, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसको नियुक्त किया जाता है और सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के नाम से प्रसिद्ध इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए जाते हैं। इसमें शिक्षा के सभी पक्षों पर प्रकाश तथा निश्चित समय सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई थी।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए और देश में एक राष्ट्रीय नवयुग आंदोलन चलाया जाए जिसका उद्देश्य नवयुगों को शरीर निर्माण तथा देश की शिक्षा देना था। भारत सरकार ने राधा कृष्णन आयोग 1948 की सिफारिशों के आधार पर 1953 ईस्वी में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की है, यानी कि यूजीसी की स्थापना की जाती है। उसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करते हुए भारत सरकार ने 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना था। तो ये सार्जेंट योजना 1944 बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो ये हम मान सकते हैं कि एक शिक्षा का विकास ब्रिटिश अपने हित में सोच रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं इसका फायदा भी भारतीयों को मिलता है, ऐसा हम यहां देख सकते हैं। इसमें प्रकृति और दुर्लभ पक्ष के बारे में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं जो नई शिक्षा नीति थी कि क्या उसकी प्रकृति रही। इसमें हम देखते हैं कि नई शिक्षा पद्धति की साम्राज्यवादी प्रकृति ने स्वतंत्र विचार और आलोचनात्मक धाराओं के विकास को निरुत्साहित किया है। शिक्षित भारतीय जनता का सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर बहुत निम्न रहा। अगला हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत ने शिक्षा विकास में साक्षरता स्तर बढ़ाने, जागृति लाने और सभी लोगों को शिक्षित करने का सिद्धांत नहीं मिलता। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक हितों की ही उत्पाद मानी जा सकती है। पूर्ण रूप से नीति रूढ़िवादी प्रकृति और स्वार्थपूर्ण थी और इसका प्रभाव और विस्तार सीमित था। यह जागरूकता, जनचेतना और सामाजिक चेतना पैदा करने में असफल रही थी। जन शिक्षा बिल्कुल नगण्य थी। अंग्रेजों ने लोकप्रिय शिक्षा के सिद्धांत को नहीं अपनाया। समस्त जनता को एक साथ शिक्षित करने का प्रयास भी उन लोगों ने नहीं किया था। क्षेत्रीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना भी शिक्षा विस्तार में रुकावट ही बना रहा था। अगला देखते हैं कि शिक्षा के महंगे स्वरूप ने भी सामान्य लोगों को शिक्षा से दूरी रखा। यह एक ऐसा वर्ग का एकाधिकार बन गई और एक समूह दूसरे समूह के शोषण द्वारा लाभान्वित होने लगा। परिणाम स्वरूप लोगों का बौद्धिक स्तर एक समान नहीं रहता था। इस जो नई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उसमें पश्चिमी ज्ञान पर विशेष बल दिया गया था, अतः भारतीयों की भावना को बल यहाँ नहीं मिलता है। भारतीय परंपराओं को अनदेखा किया गया था और शिक्षा जो थी वो भारतीय जीवन की वास्तविकता से दूर हो गई थी। इसे ब्रिटिश शासन को आदर्श माना गया और परिणाम ये निकला कि इसे राष्ट्रीय गौरव जागृत नहीं हुआ। शिक्षा का विस्तार मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में हुआ, अतः शहरी वर्ग अधिक यहाँ प्रभावित होता है और जिसका कहीं न कहीं प्रतिक्रिया हम बंगाल से देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो शहरी लोग थे वहीं से बाद में उठते हैं। शिक्षा प्रसार के लिए बहुत कम धन उपलब्ध कराया गया था। वित्तीय समस्या हमेशा बनी रही, अतः शिक्षा संबंधी सुविधाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई थी। अंग्रेजों के द्वारा स्त्री शिक्षा को भी कुछ राजनीतिक कारणों को अनदेखा यहाँ पे हम देखते हैं कि किया ही गया है। तो ये सब दुर्बल पक्ष यहाँ हम इस शिक्षा नीति का हम देख सकते हैं। आखिर में माना जाए कि जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का तो योगदान जो रहा है वो क्या रहा होगा। इसमें योगदानों में देख सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा के प्रवेश ने भारतीय लोगों को पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक ज्ञान एवं उपलब्धियों के संपर्क में लाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पश्चिमी ज्ञान को वो लेके आए हैं और उनके विचारों को यहाँ के लोग कहीं न कहीं अपनाते हैं। इससे भारतीयों को तत्कालीन आधुनिक विचारों से अवगत कराया था और इससे ही तार्किकता, स्वायत्तता, एकात्मकता, प्रजातंत्र आदि के सिद्धांतों को भारतीय मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य भी किया गया था। इन सिद्धांतों से एक नई चेतना का जन्म हुआ और वो जिसका विकास साम्राज्यवादी विरोधी और राष्ट्रीय संघर्ष की भावनाओं के साथ सामाजिक सांस्कृतिक सुधार की ओर भी था। तो ये आधुनिक शिक्षा का ही परिणाम था कि यहाँ पर एक भारतीय सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई और जिसमें हम राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सभी को उस कड़ी में हम देख सकते हैं कि वो लोग साम्राज्यवाद विरोधी और उन्होंने किस प्रकार राष्ट्रीय संघर्ष की भावना लोगों में भर दी थी। तो एक कहीं न कहीं नव जागरणवाद का उदय भी इस शिक्षा के माध्यम से
भारतीयों में होता है। तो इसके दुर्बल पक्ष भी काफी थे, लेकिन इसके सबल पक्ष अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पे हम मान सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं भारतीयों को एक आधुनिक रूप दिया और लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि अंग्रेज यहाँ पर आखिर इतने दिनों तक राज क्यों कर रहे थे, उनके क्या हित थे। लोगों को धीरे धीरे स्थानीय माध्यम पे पता चलने लगा और वो लोग पहले शहरी क्षेत्रों में विरोध शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके गांव में उसका विरोध शुरू होता है। और कहीं न कहीं शिक्षा की कड़ी में गांधी जी ने भी कुछ बेसिक शिक्षा के बारे में बताया था कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो आज हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू है। तो ये एक ब्रिटिश कालीन शिक्षा का विकास था जिसके बारे में आज आपको बताया गया है।